हेलो दोस्तों, मैं अदिति की वाणी यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, आज मैं आपको अपने एक सब्सक्राइबर राकेश जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कुछ साल पहले राकेश जी के साथ घटी थी। मैं उन्हीं के माध्यम से आज आपको ये कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी झारखंड के रांची शहर की है। मैं कॉलेज में पढ़ने वाला बीएससी का छात्र अपने कुछ दोस्त राहुल और अमित के साथ एक फ्लैट में रहता था। हमारा फ्लैट बिल्डिंग के 13वें माले पर था और हमारी बिल्डिंग से कुछ 200 मीटर की दूरी पर एक कब्रिस्तान था। हमें इस फ्लैट में शिफ्ट हुए कुछ 15 दिन ही हुए थे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था कि तभी एक रात अमित के पेट में जोर जोर से दर्द होनी शुरू हो गई और वो खून की उल्टियां करने लगा। मैं और राहुल उसकी ऐसी हालत देखकर पूरे घबरा से गए कि अचानक ही 10 मिनट बाद अमित बिल्कुल नॉर्मल सा हो गया। उसकी तबीयत भी खुद ही ठीक हो गई। अमित को तो कुछ याद भी नहीं था कि उसकी तबीयत भी खराब हुई थी। रात को जैसे तैसे हम तीनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए गए कि करीब रात के 3 बजे अमित जोर जोर से चीखते हुए उठता है, मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगी, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मैं और राहुल दौड़ते हुए उसके कमरे में जाते हैं कि क्या हुआ है अमित, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अमित की आंखें पूरी लाल लाल हो रखी थी। वो फिर से जोर से बोलता है, मैं किसी को माफ नहीं करूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। न जाने अमित को अचानक से ऐसा क्या हुआ था। वो ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा था। मैंने राहुल से कहा, आज जो हुआ सो हुआ, कल इसे एक अच्छे से डॉक्टर के पास ले चलते हैं। राहुल शांत खड़ा था। वो चुपचाप अमित के हाव भाव को देख रहा था। उसने मुझसे कहा, राकेश, अमित को डॉक्टर की नहीं बल्कि किसी तांत्रिक की जरूरत है। उसकी हालत बहुत गंभीर है। डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अमित के ऊपर कोई आत्मा का साया है। मैं राहुल की बातें सुनकर हंसने लगा। अबे, तू पागल हो गया है क्या? पढ़ा लिखा लड़का है तू और ये सब भूत आत्मा में विश्वास करता है? अरे यार राकेश, तुझे पता नहीं है, पर ये सब आत्माएं होती है। जिसकी मृत्यु किसी दर्द की वजह से किसी घटना में होती है और उनकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाती है, वो आत्माएं ऐसे ही भटकती रहती है। मुझे लगता है अमित के ऊपर भी ऐसे ही किसी आत्मा ने अपना कब्जा कर लिया है, जो बार बार एक ही बात कह रही है, मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मुझे लगता है हमें कल ही इसे किसी तांत्रिक के पास ले जाना चाहिए। राकेश भी अमित की हालत देखते हुए राहुल की बात मान लेता है और बोलता है, भाई राहुल देख, मैं तो इन सब पर यकीन नहीं करता, बट तू कह रहा है तो चलते हैं एक बार तांत्रिक के पास भी। अगले दिन सुबह ही तीनों तांत्रिक के पास जाते हैं। अमित की हालत देखते ही तांत्रिक कहता है, अरे, इसमें तो किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया है और वो बहुत दुखी और सताई हुई आत्मा है। बिना अपना बदला पूरा किए वो अमित को नहीं छोड़ेगी। राहुल बोलता है, पर बाबा, आखिर ये किसकी आत्मा है और इसके साथ क्या हुआ है? तांत्रिक बोलता है, इसका जवाब तो तुम्हें तुम्हारे बिल्डिंग के लोग ही दे सकते हैं। वही उसी फ्लैट में इस बच्ची के साथ कुछ बहुत ही गलत हादसा हुआ है और घबराओ मत तुम लोग, वो आत्मा अमित को कुछ नहीं करेगी, वो बस अपना बदला लेकर चली जाएगी। राकेश और राहुल अमित को लेकर फ्लैट में वापस आ जाते हैं। अमित को अच्छे से कमरे में सुलाकर वे लोग नीचे सिक्योरिटी के पास जाकर पूछताछ करना शुरू करते हैं। सिक्योरिटी वाला कहता है, साहब, मैं तो नया हूँ इस बिल्डिंग में, मुझे तो अभी बस 2 ही महीने हुए हैं। आप लोग इस बिल्डिंग के सेक्रेटरी साहब से क्यों नहीं पूछते हैं? वे 4th फ्लोर में रहते हैं, खन्ना साहब। मैं और राहुल खन्ना साहब के पास जाकर उन्हें सारी बातें बता देते हैं और अमित के साथ क्या क्या हो रहा है वो सब भी। वे लोग तो इस फ्लैट में 15 दिन से ही रह रहे हैं
अभी तक तो सब सही था, पर कल अचानक ही शाम से अमित की हालत इतनी खराब हो गई। खन्ना साहब उनसे पूछते हैं, कल क्या तारीख था? राहुल बोलता है, कल तो 17 मई था। खन्ना साहब का चेहरा पूरा पसीना पसीना हो गया। वो घबराते हुए बोले, राधिका। मैंने और राहुल ने भी एक साथ ही बोला, राधिका? ये राधिका कौन है? खन्ना साहब नम आंखों से बोलते हैं, ये राधिका मेरे दोस्त की बेटी है। वो भी तुम लोगों के जैसे ही पढ़ने के लिए आई थी और अपनी सहेली के साथ तुम्हारे ही फ्लैट में रहती थी। पिछले साल ही वो चल बसी। वो 17 मई का ही दिन था जिस दिन उसकी मौत हुई थी। जालिमों ने उसे नोच खाया था। बेचारी बहुत ही प्यारी और सीधी थी। बस अपनी पढ़ाई से मतलब था उसे। पर कहते हैं ना, अच्छे लोगों को ये जालिम दुनिया जीने नहीं देती। बस वही हुआ उस बच्ची के साथ भी। मैंने तुरंत ही खन्ना साहब से पूछना चाहा, पर मेरी आवाज़ ही नहीं निकली। इतने में राहुल बोलता है, हमें पूरी बात बताइए खन्ना साहब, आखिर किसने किया उसके साथ ऐसा? खन्ना साहब बोलते हैं, तुम्हारे फ्लैट के ठीक नीचे 12वें फ्लोर में 2 लोग रहते हैं। वे अक्सर ही लड़कियां लेकर आते हैं, शराब वगैरह पीते हैं और नशे में डूबे रहते हैं। सोसाइटी से उसकी कंप्लेन भी आती थी, पर हम कुछ कर नहीं पाते थे। उसी के बाप की ये सोसाइटी जो है, बड़े बाप का बिगड़ा हुआ औलाद है। वो रमन त्यागी नाम है उसका। रमन अपने कुछ आवारा दोस्तों के साथ कुछ 3 साल से इस सोसाइटी में रह रहा है। जोर जोर से म्यूजिक बजाना, शोर मचाना और लड़कियां लाना, ये इनके रोज का काम था। पर पिछले साल राधिका और उसकी दोस्त यहाँ रहने आई। राधिका काफ़ी खूबसूरत थी, इसलिए रमन का दिल उस पर आ गया। वो आते जाते राधिका को परेशान करता रहता, लिफ्ट में उसे छूने की कोशिश करता। राधिका ने कंप्लेन भी किया मुझे और उसके बाप को, तो वो और चिढ़ गया। एक दिन शाम में राधिका अपने फ्लैट में अकेले थी, तो रमन त्यागी अपने दोस्त के साथ उसके फ्लैट में गया। बेल बजाया, पर राधिका ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसने कहा, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, एक मौका तो सभी को मिलना चाहिए। बेचारी राधिका भोलेपन में दरवाज़ा खोल देती है और जैसे ही रमन और उसके दोस्त को नशे के हालत में देखती है तो तुरंत दरवाज़ा बंद करने के लिए जाती है। पर रमन त्यागी उसे जोर से धक्के मारकर गिरा देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। और वो दोनों मिलकर राधिका के साथ बहुत गलत करते हैं, उसके शरीर को नोच खाते हैं और वापस चुपचाप अपने फ्लैट में आकर सो जाते हैं। अगले सुबह राधिका मेरे पास आती है और मुझे ये सारी बातें बताती है। हम दोनों पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस वालों ने तो कंप्लेंट लिखने से ही मना कर दिया, क्योंकि रमन त्यागी बड़े बाप का बेटा जो था और शहर में उसकी अच्छी जान पहचान थी। इस बात का पता जैसे ही रमन को अगले दिन चला कि राधिका पुलिस स्टेशन गई थी, उसने राधिका के फ्लैट में घुसकर फिर से उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया और उसे मारकर पंखे से लटका दिया। उन लोगों के डर से मैंने भी कुछ नहीं किया। क्या कर सकता था मैं? मेरे घर भी 2 बेटियां जो हैं, और राधिका के माँ बाप तो सदमे में ही चले गए। कुछ महीनों तक राधिका उनकी इकलौती बेटी थी। कुछ वक्त बाद जब राधिका के माँ बाप पुलिस स्टेशन गए कंप्लेंट करने, तो पुलिस ने उनका कंप्लेंट रजिस्टर तो किया, पर रास्ते में आते वक्त एक ट्रक ने उसे मारकर उड़ा दिया और राधिका का पूरा परिवार एक ही झटके में खत्म हो गया। रमन त्यागी आज 1 साल बाद भी वैसे ही अय्याशी कर रहा है। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कितनी लड़कियों की जिंदगी उसने बर्बाद की होगी। राहुल पूछता है, पर खन्ना साहब, आज 1 साल बाद राधिका अपना बदला क्यों लेना चाहती है? इतने वक्त तक उसने अपना बदला क्यों नहीं लिया? खन्ना साहब ने कहा कि पिछले 1 साल से तो पूरा 13th फ्लोर ही बंद पड़ा था, कोई रहता ही नहीं था वहाँ। 20 दिन पहले जब तुम लोग आने वाले थे तो रमन त्यागी के बाप ने उस फ्लैट की सफाई करवाई है।
और 17 मई के दिन ही राधिका की मौत हुई थी, इसलिए शायद वो तुम्हारे दोस्त अमित के शरीर में वापस आई है। राधिका बहुत प्यारी बच्ची थी, तुम लोग फिक्र मत करो, अमित को कुछ नहीं होगा। राहुल और मैं खन्ना साहब की बातें सुनकर दंग ही रह गए कि कोई इतना भी घटिया इंसान हो सकता है और पुलिस प्रशासन कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। ये सब सोचते सोचते हम दोनों लिफ्ट से ऊपर ही आ रहे थे कि तभी लिफ्ट में 2 शराबी लड़खड़ाते कदमों के साथ आते हैं। उनमें से हमसे एक कहता है, मेरा नाम रमन त्यागी है, ये मेरे बाप की सोसाइटी है और ये मेरा दोस्त, मेरी जान बंटी है। बस इतना ही वो कहता है कि उसका फ्लोर आ जाता है। 12th फ्लोर में वो उतर जाता है। हम भी अपने 13th फ्लोर में उतरते हैं। जैसे ही हम अपने फ्लैट के अंदर घुसते हैं, देखते हैं अमित कमरे में बैठा है और हमारी ओर देखकर घूरे जा रहा है। मैं उससे पूछता हूँ, कैसा है भाई तू? वो चीखते हुए बोलता है, मिल लिए तुम लोग उस कमीने से? कैसा है वो दरिंदा रमन त्यागी? मैं तो झटके से जमीन पर गिर पड़ा। अमित हवा के झोंके सा कमरे से निकलकर चला गया और एक ही झटके में 12वीं मंजिल में पहुंच गया, रमन त्यागी के घर के बाहर। मैं और राहुल भी उसके पीछे दौड़ते हुए गए। अमित रमन त्यागी का दरवाज़ा खुला रहा था। जैसे ही रमन ने दरवाज़ा खोला, वो अंदर उसे एक जोरदार धक्के देकर दरवाज़ा बंद कर देता है। हम बाहर ही रह गए। कुछ 5 मिनट बाद फ्लैट का दरवाज़ा खुद ही खुल जाता है और एक साया हवा के झोंके सा बाहर निकलता है और खिड़की से होते हुए आकाश में मिल जाता है। हम जैसे ही रमन त्यागी के फ्लैट के अंदर जाते हैं तो देखते हैं अमित ज़मीन पर बेहोश पड़ा है और हॉल के पंखे में रमन त्यागी लटका हुआ है और कमरे के पंखे में उसका दोस्त बंटी लटका है। मैं और राहुल तो बिना किसी चीज़ को छुए अमित को उठाकर चुपचाप अपने फ्लैट में आ जाते हैं। हमारा तो डर के मारे बुरा हाल था। तभी अमित के कमरे से हमें एक नोट मिला जिसमें लिखा था, थैंक यू इस फ्लैट में आने के लिए, और घबराओ मत, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा, कोई निशान नहीं मिलेगा पुलिस वालों को, आराम से रहो तुम लोग इस फ्लैट में बेफिक्र।